ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है पैथोलॉजी के एक मेल रेजिडेंट और एक फीमेल रेजिडेंट के बीच में, उसमें कई तरह की जांचें यहाँ पे चल रही थी और आप सभी लोगों ने इसको बहुत जोर शोर से उठाया था। सारे नेशनल चैनल्स पे जितने भी यहाँ पे हैं, आज तक ने, रिपब्लिक भारत ने, एनडीटीवी ने, सब लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया और उस पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि सारी चीज़ों से, क्योंकि अब कार्रवाइयाँ अपने तार्किक उस पर पहुंची हैं, तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाए। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कौन कौन है। मैडम वाइस चांसलर हैं जो इस सारी समिति की अध्यक्ष हैं। उसके बाद डॉक्टर मोनिका जी हैं जो विशाखा कमेटी बनी उसकी अध्यक्ष हैं। ये जो कि 2 साल पहले बनी थी और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नियम के हिसाब से बनी है। मैं डॉक्टर के सिंह हूँ, प्रवक्ता हूँ, और जो 7 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। प्रोक्टर साहब RAS कुशवाहा जी ये चीफ प्रोक्टर हैं। अनिल हैं कर्मचारी परिषद के महामंत्री हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रेम हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और डॉक्टर अमिया हैं चिकित्सा अधीक्षक हैं। ये लोग मेरे सह प्रभारी हैं मीडिया सेल में भी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 3 चीजें इसमें चल रही हैं। पहली चीज है विशाखा कमेटी की रिपोर्ट, दूसरी है उस पर होने वाला एक्शन, और तीसरा है जो 7 सदस्यीय समिति है वो, और चौथा जो हमारी कुछ एसोसिएशंस हैं उनकी कुछ बातें हैं जो भी हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो विशाखा कमेटी की जांच हुई, जिसकी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, वो आपको इसके बारे में बताएंगी शॉर्ट में कि उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी और उसमें क्या पाया गया। डॉक्टर मोनिका। So on 22nd we started, हमको जो विशाखा कमेटी में कंप्लेंट मिली, हमने 22 तारीख से शुरू करी। 2 बजे हमने, जैसे ही सुबह 10 बजे मिली, सबको बुला के हमने 2 बजे से अपनी मीटिंग जारी कर ली। उसमें जो मेन एलिगेशन विक्टिम ने लगाई थी वो था इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट। वहाँ पर कोई कन्वर्जन या किसी और ऐसी चीज़ की कोई एलिगेशन नहीं। हमने विक्टिम का, एक्यूज के फादर के, सबके स्टेटमेंट लिए, फैकल्टी के, उनके डिपार्टमेंट के, रेजिडेंट्स के, सबके हमने स्टेटमेंट्स लिए। तो एलिगेशंस हमें फर्स्ट डे पर ही काफ़ी सिवियर लगी, तो हमने उसी दिन रिकमेंड कर दिया कि जो एक्यूज्ड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए टिल आवर इंक्वायरी इज ओवर एंड ही शुड ओनली कम टू द यूनिवर्सिटी जब हम उनको बुलाएं। तो फर्स्ट डे हमने इतना शुरू करा। विक्टिम ने 23rd को ही FIR भी लॉन्च कर दी थी। हमारी रोज मीटिंग होती थी, एवरी डे न्यू फैक्ट्स वर कमिंग अप, किसी से फ़ोन पे वार्तालाप, किसी से सब सारी चीज़ें हमने करी। और उसके बाद जब हमने स्टेटमेंट्स ले ली तो जो एक्यूज था और उसका फादर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आफ्टर द फर्स्ट डे दे डिड नॉट कम टू अस बिकॉज वो लोग यहाँ से शायद डर के भाग चले गए, कुछ हुआ, वो उसके बाद हमारे पास दोबारा नहीं आए। To summarize, what I'd like to tell you would be that the victim and the accused were in a relationship since July 25, and it was a consensual relationship between 2 adults. बोथ वो यहाँ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल दिए गए थे, बट दोनों नहीं यहाँ रहते थे, दोनों बाहर प्राइवेट अपनी अपनी अकोमोडेशन में रहते थे। एंड दोनों ने ये एक्सेप्ट करा कि जो उनका रिलेशनशिप था वो वहीं पर उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में था। सितंबर में मगर विक्टिम को पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो वो अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। मगर वो ये कह रही है कि जब वो विड्रॉ करना चाहती थी इस रिलेशनशिप में से, वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं, आई विल मैरी यू, एंड अगर वो उस चीज़ से नहीं होती थी तब फिर वो उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोज़, एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। So as per the act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act, जो हमने at workplace करते हैं, उसको हमने guilty पाया गया है for concealing his marriage or concealing the facts, giving false promises and harassing and threatening and blackmailing her. So हमारी recommendations ये हैं कि there should be a strict disciplinary action against the accused.
mental and psychological support to the victim. And since FIR अभी जारी है तो उसकी सस्पेंशन अभी जारी रहेगी जब तक FIR खत्म नहीं हो जाती। थैंक यू। देखिए, कन्वर्जन का जो मामला है, जब यूनिवर्सिटी में उन्होंने कंप्लेंट दी तो उसमें कन्वर्जन का कोई जिक्र नहीं था, और अदरवाइज भी उसी दिन 23 तारीख को ही पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो उस वाले इशू पे हम लोग पुलिस को सहयोग करेंगे, जो भी चीज उन्हें चाहिए उनको, उसकी जांच पुलिस कर रही है और वही उपयुक्त भी है। प्लीज वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। इस पे डाल दिया 303 फ्लैट नंबर है, वहां पे मैं गया था तो पता चला वहां एक हिंदू महिला से पहले ही शादी करके यहाँ रहता था, परंतु वो बंद है। तो एक पहले वो हिंदू लड़की को शिकार कर चुका है, यहाँ भी कोई हिंदू लड़की थी, इसमें कन्वर्जन का एंगल क्यों नहीं आपको दिख रहा है? कन्वर्जन का एंगल हमें दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी आरोप है उनकी जांच करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी होता है। जो अभी जो कहा गया उस पर भी हम आ रहे हैं। अभी कहा गया है विशाखा की चेयरमैन ने विशाखा की जो कार्रवाई हुई उसकी जानकारी दी आपको कि विशाखा कमेटी ने 15 दिन के अंदर जांच करके उसको दोषी पाया। आप स्टेप बाय चलिए, हम लोग सारे सवालों का जवाब देंगे। एक जना बोले प्लीज, आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। जी, ये बात अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि वो पहले शादी कर चुका था। नहीं, मगर उसने एक मिनट अक्सर, नहीं, उन्होंने कबूला नहीं कि मेरी शादी हुई है। हमने उससे 2 बार पूछा, but he did not accept. In fact, his father also did not accept the fact that, not to the best of my knowledge, he is not married. उसने कहा कि मेरी शादी हुई। बिल्कुल झूठ बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। खारिज नहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत नहीं हुई है। अभी विशाखा की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गई है, नंबर 1। नंबर 2, उस पे कल विशाखा की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा हो गई। जब उस पे वाइस चांसलर को कुछ एक्शन देना है विभागीय, वो क्या एक्शन हुआ पहले वाइस चांसलर उसको बता देंगी। उसके बाद जो 7 सदस्यीय कमेटी है उसमें हम लोग बताएंगे कि कन्वर्जन पे क्या है। थोड़ा सा सब्र रख के पहले आप बोलिए, आप बोलिए। बस बस हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो उसको मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुई है, उसके अगेंस्ट दिस बॉय हैज कंसील्ड फैक्ट्स, ही हैज हैरेस्ड हर, ही हैज ट्राइड टू ब्लैकमेल हर। दिस इज अंडर द पर्व्यू ऑफ विशाखा। और लड़की ने जो अपनी इनिशियल कंप्लेंट करी है उसमें यही मुद्दा लिखा है कि हमें फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हरासमेंट करी गई है। हम लोग तो आपको फैक्ट्स बताएंगे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। यही तो है। शुरू में जो जुलाई 2025 से इन लोग के रिलेशनशिप थे, उस समय लड़की को नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। उसको सितंबर में मालूम चला कि वो प्रीवियसली मैरिड है। जब से उसको मालूम चला वो इस रिलेशनशिप से हटना चाहती थी, और उसने, लड़के ने, यही जो मैम ने बताया अभी, उसने हर समय फॉल्स प्रॉमिसेस दिए कि नहीं मैं उसको छोड़ के आपसे शादी करूंगा। इसीलिए वो रिलेशनशिप समहाउ चलती रही। आखिरी इन लोग की कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उस पे 14/12 पे हुई है। तो वो उसने डिसीटफुल एटीट्यूड था, उसने उसको गलत चीज बताई कि मैं छोड़ के आपसे शादी करूंगा, और वो लड़की उससे विड्रॉ करना चाहती थी। यहीं पे तो इसका इमोशनल और जिसे कहते हैं ना एक तरीके से मेंटल ब्लैकमेल करा उसने, कि गलत चीज बोली कि मैं छोड़ के आपसे शादी कर। पहले तो बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब सितंबर में उसको पता चला उसके बाद भी वो परस्यू करता रहा उसके रिलेशनशिप में। यहीं पे तो इनको गिल्टी पाया गया।
बिल्कुल उसने यही करा। आफ्टर सितंबर ऑल्सो वो बार बार उसको यही कहता था कि नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ यस दे वर इन। अब सेकंड स्टेप पे इन लोगों ने जो कल रिकमेंड किया वाइस चांसलर को कि ये विशाखा के उस एक्ट का दोषी पाया गया, तो अब उस पे एक्शन क्या होना है उसके बारे में मैडम वाइस चांसलर बताएंगे। हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ जी, उसी के बारे में मैडम बताने जा रही है। हम स्ट्रिक्ट हमारी आप एक जना बोले, आपने सवाल पूछा, इनको हमने जवाब दीजिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिखा है। वो किस लेवल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी है, दैट इज मैडम्स पर्व्यू। वी हैव रिकमेंडेड दैट a strict disciplinary action has to be taken against it. और इन्होंने इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमिटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएमयू in the MD course. He is to be expelled from the MD course in KJMU. और ये एक्शन हमारी तरफ से recommended है and it will be taken by the DGME that he will not continue in KJMU henceforth. ये है हमारा एक्शन। वो तो DGME करेंगे ना। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा एमडी स्टूडेंट he has to be expelled from KJMU। अभी तो सस्पेंडेड चल रहे हैं, एंट्री बैंड है, केवल इंक्वायरी के लिए अलाउड है। आप सब जानते हैं वैसे भी ये एब्सकॉन्डिंग है, अगर एब्सकॉन्डिंग नहीं भी होते KJMU में घुस नहीं सकते हैं 22 की नाइट से। अब हमारा इस विशाखा कमिटी की रिपोर्ट के आधार पे स्टैंड बहुत क्लियर है he cannot continue his MD in KJMU. जी, it's on its way. Recommend. सिफारिश की बिल्कुल वही है। आज लेटर यहाँ से हम लोग ने ड्राफ्ट करा है, आज जाएगा लेटर। कल शाम को ही हमारे पास विशाखा की रिपोर्ट आई है, लेट आफ्टरनून। विवेक बताइए उसके वो नेक्स्ट स्टेप उसका। अभी आपको चीफ प्रॉक्टर आप ये कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, उस पे जो एक्शन है उसके बारे में मुझे केवल इतना जोड़ना है कि डिसिप्लिनरी साइड में दिस इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सबसे बड़ी सजा है जो यूनिवर्सिटी दे सकती है। उन्होंने एक्सपल्शन को रिकमेंड कर दिया है। तीसरी बात आई जो धर्मांतरण की, धर्मांतरण पे एक बार इनका चीफ सिक्योरिटी वाला जो है ना, चीफ प्रॉक्टर बताएंगे जो हम लोग ने। सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मामला प्रकाश में आया, पीड़िता को संपर्क करके और पीड़िता को संपर्क दोनों लोग अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन में रहते थे और यहाँ हॉस्टल भी है रात का शुरू से शायद आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर रहते थे। तो सुरक्षा के दृष्टि सबसे पहले मैंने 23 तारीख को उनसे अनुरोध किया कि आप लोग हॉस्टल में आ जाए। उनके पिताजी को के लिए भी हमने व्यवस्था की और पीड़िता के लिए दोनों लोग फिर हमारे रिक्वेस्ट पे हॉस्टल में आए और हॉस्टल में रहने लगे। और उसके साथ ही बच्ची को भी सुरक्षा ने दिया, एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड दिया जो हॉस्टल से डिपार्टमेंट से हॉस्टल के लिए या कहीं भी जाने के लिए उनके साथ रहे। इस उनके जो बयान हुए सब जगह तो उन्होंने अपना एक आग्रह किया कि उनको भी चाहिए, तो उसके क्रम में हमारे पास कोई, हम एक तो ये आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, दूसरा हमारे पास महिला आयोग से कोई भी चिट्ठी नहीं आई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। हमारे पास लड़की का जो कंप्लेंट था वो 22 की सुबह आया है और 22 को ही विशाखा कमेटी को रेफर हो गया और 22 को ही
2 बजे पहली मीटिंग हुई है विशाखा कमेटी में। मैडम इस केस के अलावा क्या और भी कोई ऐसा केस आया है जहां पे इस तरह के हैरेसमेंट या कन्वर्जन जैसी शिकायत आई है? हरासमेंट के इससे पहले केसेस आए हैं, डॉक्टर मोनिका बताएंगी आपको, आते रहते हैं। हम लोग ने पूरा प्रचार करा हुआ यूनिवर्सिटी में कि ऐसी कमेटी है, किसी भी वुमेन कैंडिडेट को अगर परेशानी होती है या सेक्सुअली हैरेस फील करती है, शी हैज टू रिपोर्ट टू द विशाखा कमेटी। और कन्वर्जन का इससे पहले कोई केस नहीं आया। और जैसे मैंने आपसे बोला है, जो उन्होंने मुझे कंप्लेंट दी है, उसने कहा मैडम आई एम इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली हरास्ड। और उसमें इन्होंने जो चीज़ बताई आपको स्पष्ट तरीके से लिखा, खुद लिखा है दैट हम लोग एक रिलेशनशिप में थे जुलाई 2025 से। उसके बाद जब मुझे सितंबर में पता चला कि लड़का ऑलरेडी मैरिड है, प्रीवियसली मैरिड है, तो मैं रिलेशनशिप से आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, बट ही कंटिन्यूड टू फॉलो मी इन द रिलेशनशिप। और कई इंसिडेंसेस पे उसने मुझे ब्लैकमेल भी किया। ये एग्जैक्ट उसकी कंप्लेन है। उसने अनमैरिड लिखा हुआ अनमैरिड है, अनमैरिड लिखा। उसकी शादी फरवरी 2025 में हुई। मतलब जब उसकी एंट्री हुई थी तब वो अनमैरिड था। कायदे से उसको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहिए था, उसने नहीं अपडेट करा है। और जब विशाखा ने पहले दिन, जब विशाखा बैठी है 2 से लगभग 6 बजे आफ्टरनून में, तो रमीज भी विशाखा कमेटी के सामने आया, उसके फादर भी आए हैं। रमीज ने डिनाई करा है कि मैं शादीशुदा, गलत बोला, उसने झूठ बोला है। और उसके फादर ने भी कहा है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इन लोगों ने रिकॉर्ड करा अपनी रिपोर्ट में, माय सन इज नॉट मैरिड। एमडी में जो उसने एंट्रेंस के लिए दिया होगा तब तो हालांकि वो अनमैरिड भी था, उसको गलत बयानी नहीं कह सकते, लेकिन आपकी विशाखा कमेटी में उसने और उसके फादर। हाँ, और एंड एज पर एडमिनिस्ट्रेशन ही शुड हैव, जैसे हम लोग का कोई नई डेवलपमेंट होता है, हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। ही हैज नॉट अपडेटेड, ऑब्वियसली छुपाना चाहता था, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, we asked her repeatedly this question, बार-बार हमने पूछा, बट उसने ये बिल्कुल भी हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं करा। एफआईआर में जाके जरूर उन्होंने कहा है, बट हमने जब पूछा था उन्होंने हमको डिनाई। हाँ जी, उनसे भी लिया, बट she did not come in front of us। फोन पे हमारी उनसे 3 बार बात। और उसका हर बार ही यही कहना था कि पुलिस मुझसे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मैं अपना सारा बयान पुलिस को दे रहा हूँ। बिल्कुल, वो मान रही है कि वो फरवरी में उन्होंने गए काजी के सामने शादी, मान रही है इस बात। सर, ये डिपार्टमेंट में जब ये केस आया था उस दौरान उस डिपार्टमेंट ने आरोपी को बताने की कोशिश की थी। शुरुआत में कोई रिपोर्ट नहीं की जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसके बाद रिपोर्ट हुई। तो क्या कोई एक्शन उस डिपार्टमेंट में जो हेड है उन पर हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर हो रहा है? ये आपकी कमेटी। देखिए, जब ये बात नोटिस में आ गई 21 तारीख से, तो एक प्रश्न उठा कि उसने 17 तारीख को ओवरडोजिंग हुई थी। तो मीडिया में छपी हुई खबरों का सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान लेकर वाइस चांसलर मैडम ने 7 लोगों की कमेटी बनाई, जिसका मैं चेयरमैन हूं। और उसमें भावेश कुमार सिंह रिटायर्ड डीजी और रिटायर्ड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं, हमको टेक्निकल मदद करने के लिए। उस कमेटी के पास 2 काम हैं। पहला काम यह है, जैसे पहले धर्मांतरण का सवाल उठा, इस केस में तो धर्मांतरण इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक है ही नहीं, और उसकी पुलिस जांच कर रही है, वही सक्षम भी है। लेकिन क्या ये एक आइसोलेटेड केस है धर्मांतरण का, या कुछ कोई ऐसा है कि कोई प्रेरित कर रहा है या कोई गैंग काम कर रहा है या कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व है? पहला काम इस कमेटी का देखना ये था। और दूसरा देखना ये था कि क्या इसमें जो इनिशियल रिस्पांस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है उसमें कोई डिले हुआ है, वो क्या पहले आ सकता था, और जो डिले हुआ है वो क्या डेलिबरेट है या ओवरसाइट है, मिस हुआ है। क्योंकि 20 तारीख को हमारे यहाँ कन्वोकेशन था,
21 को संडे था। तो पहली बात यह है कि वो 7 समिति कर रही है और हम लोगों ने सारा प्रयास किया है। देखिए, ये जांच करना एक कठिन काम है, कोई आके बताता नहीं है। हम लोगों ने सब जगह नोटिस चस्पा किया है, जिसको आपने प्रमुखता से कवर भी किया। हम लोगों ने इस मामले में मीडिया के जो भी बंधु हम लोगों के संपर्क में आए, हम लोगों ने पूरी अपनी बात रखी है। और मैं आपको विश्वविद्यालय की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय को इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने दोष किया है तो जितना आप लोग चाहेंगे कि उसको सजा मिले, उससे कई गुना हम लोग ज्यादा चाहते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों ने सब जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है, बहुत से लोगों के बयान लिए हैं। जब वो ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तब क्या हुआ, उसके इलाज में क्या हुआ, उसके मेडिको लीगल क्या है। और आज इन सारी समितियों की हो गई है, उन चीजों को अभी पब्लिक डिस्क्लोज मत करवाइए। उसकी भी रिपोर्ट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी, क्योंकि डीजी साहब का ये मानना था कि उसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। वो जांच बहुत अच्छे से चल रही, वो आनी बाकी है। और वो अभी चूंकि मिडवे है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी रिपोर्ट अभी मत कराइए। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है वो दोनों उस कमेटी जांच कर रही है पूरी ईमानदारी। देखिए, जो एक्शन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में शायद आप लोग पहले नहीं बता पाएंगे कि किसी पीजी स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया है, और ये मैक्सिमम एक्शन है, पूरा किया गया, 15 दिन के अंदर कर दिया गया है। तो आप मानते हैं इससे बड़ा एक्शन वाइस चांसलर नहीं ले सकती थी। और मैं आप लोगों से लगातार ब्रीफिंग के दौरान कह रहा था कि वाइस चांसलर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो अगर दोष किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसी तरह से अगर किसी ने डीले की है, अगर वो डेलिबरेट है तो एक्शन होगा, और अगर ओवरसाइट है, भूल चूक हुई है, तो भी एक्शन होगा। लेकिन दोनों का वो अलग होगा, और उसके लिए थोड़ा सा 5-7 दिन और रुक जाइए, सेंसिटिव इशू है, हम लोग उसके लिए भी आपको बुलाएंगे। इसी नहीं, एक मिनट, इसी सिलसिले से आप कुछ कहना चाहते हैं? इनिशियली जब ये हुआ तो उनके फादर एक्चुअली इसको उठाना ही नहीं चाहते। 2 दिन उन्होंने, मतलब ही वाज, नो फादर वुड लाइक कि भाई मेरी बच्चे के पूरे न्यूज़ में आए, या इवन कॉलेज में भी उनका सबको बारे में पता चले। तो 2 दिन उन्होंने यही कोशिश करी कि यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए, बस उसकी, बस। एंड वो चल रहा था एब्सोल्युटली, because he did not want it to come even till the Vishaka. 17 को जब ये इंसिडेंट हुआ है, तो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गिरवानी होती तो हम उसकी एमएलसी रिकॉर्ड नहीं करते। एमएलसी को करने के बाद इमीडिएटली अपने न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। देखिए, 2 इश्यूज हैं। पहली बात तो उसकी जो वो था, जब बच्ची जैसे भर्ती हुई तो उसकी पुलिस इंफॉर्मेशन भर्ती होने के कुछ समय के अंदर ही दे दी गई। यूनिवर्सिटी को छिपाना कुछ नहीं था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या किया नहीं किया वो जांच का विषय है, जो जांच चल रही है, और उस पर जरूर आपको सूचित किया जाएगा। जो जानना चाह रहे हैं, अभी तक की जांच का विषय है, धोनी के खिलाफ कोई बात सामने निकल के आई है? उससे 2 दिन पहले पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एचओडी को बताया और कोई कार्रवाई नहीं की। यही जानना चाह रहे हैं। ये इसी बात की जांच चल रही है, इसका फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं आया है। ठीक। सर, ये केजीएमओ में एमबीबीएस इंटर में एक दूसरा डॉक्टर है, उसने भी एक बाहर में जो डॉक्टर नसीब थी उसके साथ शोषण किया है, एफआईआर, लेकिन 10-15 दिन से वह भी फरार है, उसको भी पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई है। साथ ही यहाँ पे हजारों डॉक्टर केजीएमओ में प्रशिक्षण ले रहे हैं, यहीं पर वो रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप डरेंगे, क्या कुछ आप और लोगों में पता लगाएंगे कि और लोगों के साथ ऐसा शोषण तो नहीं हुआ है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, 2 इश्यूज आपने उठाए हैं। पहली जो और लोगों को बता रहे हैं, तो सारे एडल्ट्स हैं यहाँ, ठीक है, कोई माइनर नहीं है, और सबको ये सब चीजें पता है कि क्या डू एंड डोंट सारे एडल्ट्स करने की उनकी प्रिवेसी का इश्यू होता है। फिर भी हम लोगों ने कि कोई गैंग बना के न कर रहा हो, कोई जानबूझ के प्रेरित न कर रहा हो, हर जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है। उनको एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास कोई सूचना है तो लिफाफे में बंद करके बिना नाम दिए हमें दे दीजिए, हमें कोई इंपॉर्टेंट लीड मिलेगा तो हम पुलिस को दे देंगे। एक बात। दूसरा, जो इंटर्न का इशू उठाया है आपने, वो लड़की हमारे यहाँ की नहीं है, दोनों एक ही धर्म के हैं, कॉलेज के बाहर की बात है। लड़की ने हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं की है। लड़का इंटर्नशिप कर रहा था, वो फरार है, उसकी इंटर्नशिप होल्ड पे कर दी गई है, और पुलिस के हम लोग संपर्क में है, और जैसे ही वो पुलिस कोई एक्शन लगी तो उसको भी निकाल के बाहर करेंगे। अब ऐसे में ये बताइए, क्या वो डॉक्टर को आइडेंटिफाई हो पाए हैं जो उसके संपर्क में थे, जिससे बराबर बात करते हैं?
देखिए, हम लोगों के पास पुलिस का सीडीआर नहीं है। हम लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया है, अगर उनके पास कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग हो किसी के खिलाफ तो वो हमसे साझा करें, और हम लोग उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस पे तो कॉल पुलिस को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सीडीआर प्राइवेसी का मामला है, हम ना उसको मांग सकते हैं ना हमें मिला है। पुलिस जब हमें बताएगी उसके बारे में तो निश्चिंत रहिए, उस पर कार्रवाई होगी। वो केवल एक बार समिति के सामने आया, उसके बाद नहीं। आप बता दें। एक ही बार आए, अगले बार हमने अगले दिन जब फोन करा उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके फादर से बात हुई, उन्होंने खुद एडमिट करा कि हमारे पीछे थोड़े लोग पड़ गए हैं तो हम वापस चले गए हैं, हम अभी नहीं आएंगे आपके पास। उसके बाद दोनों के फोन अब स्विच ऑफ है। मैं इस बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। रनीश जी, फर्स्ट डे इनको बुलाया गया था लड़के को, उसका स्टेटमेंट वर्बल और रिटेन लिया गया, और संजोग से उनके फादर भी उस समय मौजूद थे। मतलब वो आ गए थे, कहीं आसपास रहे होंगे, तो फादर को भी बुला के हमने स्टेटमेंट लिया, जबकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो भी। जब पता चला कि उनके फादर, उनसे भी बात की गई और उनसे भी ये पॉइंट मैरिड है या नहीं, दिस वाज अ बिग क्वेश्चन। जैसे कि जो पीड़िता की तरफ से बयान आया था कि मैरिड था, तो दोनों उसने डिनाई किया, रमीज ने। उसके फादर से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज माय सन इज नॉट मैरिड। इस आशय का मैंने राइटअप किया, और इसको रिकन्फर्म करने के लिए स्ट्रांगली हमने उनको नोटिस दिया कि आप हमें इस आशय का एफिडेविट दीजिए। कल तक 24 घंटे का समय दिया था, उन्हें नोटिस दिया गया कि आप इस आशय का एफिडेविट दीजिए कि आप ये रमीज मैरिड है या नहीं, दोनों को फादर। तब से वो आउट ऑफ सीन हो गए। What did Ravi say about the allegations? He said that he agreed that they are in a consensual relationship, and he did not comment on anything. We took his WhatsApp chats also, and it was quite obvious that they're in a consensual relationship. But what the victim has said, that he didn't have anything to say about it. He just kept quiet on those matters.